तो सोनेट आप सभी को बता दें कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो सोनेट है। जब सोनेट की बात करते हैं तो सोनेट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक लिरिक पोयम है। लिरिक पोयम कहे जाने के पीछे रीजन यही है कि एक ऐसा पोयम जिसमें म्यूजिक होता है। जब आप उस पोयम को पढ़ें तो पढ़ने से म्यूजिक वाली फीलिंग आए, ठीक है, बहुत अच्छा रिदम हो उसके अंदर, राइमिंग स्कीम बहुत बेहतर हो, तो वो पोयम जो है लिरिक क्वालिटी के अंदर चली जाती है। ठीक है। लिरिक एक प्रकार का पर्सनल पोयम है। जब हम बात करते हैं सोनेट की तो सोनेट भी एक पर्सनल पोयम है। आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर पोइट्री की बात करें तो दो प्रकार की स्पेशली पोइट्री होती है। एक होती है सब्जेक्टिव पोइट्री जिसे आप पर्सनल पोइट्री बोल सकते हैं। एक होती है ऑब्जेक्टिव पोइट्री जिसे आप इम्पर्सनल बोल सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि एक एक एग्जाम्पल मुझे बताओ कि ऑब्जेक्टिव पोइट्री का एक एग्जाम्पल और सब्जेक्टिव पोइट्री का एक एग्जाम्पल, जल्दी से बताइए, आपके एग्जाम में आ सकता है, यू ऑल शुड नो। आज से हम पोइट्री का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। पोइट्री में सबसे पहला टॉपिक हमने सोनेट लिया है, जो कि सबसे फेमस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कैन एनी वन टेल वन टाइप ऑफ ईच पर्सनल एंड इम्पर्सनल पोइट्री आर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पोइट्री? बहुत अच्छा। ऑब्जेक्टिव एग्जाम्पल बैलेड, मिट्रिकल, रोमांस, ठीक है। जब आप सब्जेक्टिव की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव बैलेट, ठीक है, बहुत अच्छा। पिछली बार आप सभी को याद होगा बैलेट से सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। वो क्वेश्चन पेग्विन डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म से आया था। चलो कोई बात नहीं। जब आप सब्जेक्टिव की बात करते हैं तो उसमें सोनेट आ जाता है, लिरिक आ जाता है, ये सारे पोएम्स उसमें आ जाते हैं सब्जेक्टिव में। ठीक है। एलिजी आ जाता है, बिल्कुल। तो अब ध्यान देंगे आप कि लिरिक एक तरह से क्या है कि फादर फॉर्म है, क्योंकि इसलिए इसको फादर फॉर्म है क्योंकि सबसे पहले जो सबसे ज्यादा फैशन में था जो पोयम वो लिरिक ही थी। ठीक है। और फिर ये सारे जितने भी आपको दिखते हैं ये सब लिरिक से धीरे धीरे डेवलप हुए हैं। ठीक है। तो इसीलिए जो है, और चूंकि लिरिक में एक म्यूजिक होता है, क्वालिटी होती है, ठीक है, सब्जेक्टिवनेस होता है, वो सारी चीजें आपको आपको सोनेट में भी देखने को मिलता है, इसीलिए इसे एक लिरिक पोएम बोला जा रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक लिरिक पोएम है कंसिस्टिंग ऑफ, अब इसमें क्या विशेषता है, कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल स्टैंजा ऑफ 14 आइएम्बिक पेंटामीटर। एक ऐसा लिरिक पोयम है जिसमें क्या है भाई, 14 आयम्बिक पेंटामीटर है। यानी जो लाइन है, जो पूरा जो है एक पोयम है जिसमें कितनी लाइन है भैया, टोटल लाइन है 14। और 14 लाइन का हर लाइन किस में लिखा गया है, आयम्बिक पेंटामीटर। ये भी ध्यान रखना, आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर जो है फॉर्म है पोइट्री का, तो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि जब आप आयम्बिक पेंटामीटर की बात करते हैं तो आप समझ लें, यहाँ पे बहुत कम शब्दों में बताऊंगा, हालांकि इस पे अलग से क्लास चलेगी। जितने भी मीटर और आपके जितने भी प्रकार के मीटर हैं, टाइप्स हैं, ठीक है, उन सब पे हम अलग से क्लास लेंगे। चलो तो अभी फिलहाल आप समझे कि आयम्ब क्या होता है। आयम्ब एक प्रकार का फुट होता है, और इस फुट में दो प्रकार के सिलेबल यूज होते हैं, दो सिलेबल होते हैं। एक होता है अनस्ट्रेस, दूसरा होता है स्ट्रेस। आप सभी बताएंगे, एम आई राइट? अगर आयम्ब की बात करें तो इसमें क्या होगा, पहले एक अनस्ट्रेस होगा, दूसरा स्ट्रेस होगा। तो ये दो दो सिलेबल को मिला के बनता है एक आयम्ब। तो ऐसी कहीं भी आयम्ब का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, आयम्बिक। अगर किसी एक लाइन में पांच, पेंटा मतलब पांच, अगर किसी एक पर्टिकुलर लाइन में, अगर हम एक लाइन की बात करें, उसमें आपको पांच आयम्ब मिल जाएं, कितने मिल जाए भैया, पांच आयम्ब मिल जाएं, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, आयम्बिक तो है ही, क्योंकि हर आयम्ब है। और इसमें कितने, पांच बार आ गया, इसीलिए आयम्बिक पेंटामीटर बन जाता है। ठीक है। तो ये अपने दिमाग में याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए आयम्बिक पेंटामीटर में कितने आयम्ब होते हैं, तो पांच आयम्ब होते हैं। सबसे पहली बात ध्यान देना। अगर आपसे पूछा जाए फुट कितने होते हैं, तो आयम्ब एक प्रकार का फुट ही है, तो फुट भी कितने हो गए, पांच हो गए। अब आपसे पूछा जाए कितने सिलेबल हैं, तो आप सभी को पता है कि एक फुट में दो सिलेबल है, तो पांच फुट में कितना हो गया, 5 टू 10, यानी 10 सिलेबल हो गया। तो कई बार ये भी होता है कि इसको जो है 10 सिलेबिक लाइन भी बोलते हैं। जो आयम्बिक पेंटामीटर है, आपको ये भी बोला जा सकता है 10 सिलेबिक लाइन। तो 10 सिलेबल है यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है 10 सिलेबिक भी हो सकता है ये। ठीक है। ये ध्यान देना है। आपसे ये भी हो सकता है कि आयम्बिक पेंटामीटर क्या है, अ पैटर्न ऑफ 10 सिलेबल, ठीक है, इन अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड फॉर्म। ठीक है। अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड फॉर्म में जो है, अगर आपको 10 सिलेबल दिखते हैं तो आपके क्या कहलाएंगे, वो आयम्बिक पेंटामीटर कहलाएंगे। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। अभी इतना ही इसको समझते हैं, बाकी इसको बहुत डीपर लेवल पे मीटर वाले क्लास में करेंगे।
इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी जल्दी बताना है सभी को, जहां जहां क्लियर होता जाए, जो जितने भी टेक्निकल टर्म है। तो हमने देखा कि सोनेट एक लिरिक पोएम है। इसके अलावा जो है इसमें आपको जो है ये स्टैंजा आप 14 लाइन लिखा है, लेकिन इसको आप लोग इस तरह से मत लेना। आपको ये ध्यान देना, आप देखोगे कि इसमें कई स्टैंजा मिलता है। ये सिंगल स्टैंजा, इनके कहने का मतलब सिर्फ यही है कि ये कहना चाहते हैं कि अ सिंगल थॉट, इसमें एक प्रकार की थॉट होती है। ठीक है, एक प्रकार की थॉट होती है, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ये पोयम लिखी जाती है, कोई एक पर्टिकुलर थीम होता है, इसीलिए इसे अ सिंगल स्टैंजा बोला गया। बस इतना ही ध्यान देना। बाकी आप अंदर देखोगे कि कई ढेर सारे स्टैंजा होते हैं जब इनके टाइप की बात करेंगे। ठीक है, तो हमने ये समझा कि सोनेट एक लिरिक पोयम है। जल्दी जल्दी अपने पास समझना है, सोनेट एक लिरिक पोयम है, इसमें एक सिंगल थीम होता है, और ये टोटल 14 लाइन का होता है। और ये किस में लिखा होता है, इसका मीटर होता है आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है भाई, अनस्ट्रेस स्ट्रेस का कॉम्बिनेशन होता है एक आयम, इस तरह 5 आयम होते हैं, या आप कह लो कि टोटल 10 सिलेबल होते हैं जो अनस्ट्रेस और स्ट्रेस के पैटर्न में लगे होते हैं। ये हो गई बात। अब ध्यान देना, रिग्ड बाई लिंक्ड बाई एन इंट्रिकेट राइम स्कीम, एक पर्टिकुलर राइम स्कीम भी होता है, जो कि अभी हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार के टाइप में कौन सा राइम स्कीम होगा। तो एक राइम स्कीम भी होता है। ठीक है, अभी एक चीज बच गया है कि सोनेट वर्ड की ओरिजिन कहाँ से हुई है, जो आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो सोनेट की ओरिजिन इटालियन वर्ड सोनेटो से हुआ है। किससे हुआ भाई? इटालियन वर्ड सोनेटो से हुआ है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो सोनेटो है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि सोनेट की ओरिजिन कहाँ से हुई, किस कंट्री से हुई, तो इटली से हुई है। कौन वस्य वर्ड से हुई है? सोनेटो से हुई है। इसका मतलब क्या होता है? लिटिल साउंड। ठीक है, अ लिटिल साउंड। और अ लिटिल साउंड का मतलब सिर्फ यही हुआ कि अ शार्ट पोयम, साउंड कम क्रिएट कर रहा है, यानी पोयम बहुत छोटा है। तो मीनिंग तो हो गया लिटिल साउंड, पोयम कैसा है? बहुत शार्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। चलो, तो ये बेसिक बेसिक चीजें आपको जो आपके एग्जाम में पूछता है पहली नजर में, वो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, सोनेट की टाइप की बात करते हैं। सोनेट के जब टाइप की आप बात करते हैं तो सोनेट के दो पर्टिकुलर टाइप होते हैं। एक होता है आपका पेट्रार्कन सोनेट, और दूसरा होता है इंग्लिश सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट चूंकि इटली से आया है, तो इसीलिए इसको इटालियन सोनेट भी बोलते हैं। इंग्लिश सोनेट को सबसे बेहतरीन यूज करने वाले विलियम शेक्सपियर थे, इसीलिए इंग्लिश सोनेट को कई बार शेक्सपियरियन सोनेट भी बोला जाता है। तो अपने दिमाग में बैठा लेना है कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इटालियन सोनेट इज आल्सो नोन एज, तो पेट्रार्कन सोनेट। इंग्लिश सोनेट इज आल्सो नोन एज शेक्सपियरियन सोनेट, या शेक्सपियरियन सोनेट इज आल्सो नोन एज इंग्लिश सोनेट। तो ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपके एकदम दिमाग में रहनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि बच्चे कई बार बहुत कठिन चीजें याद रख लेते हैं, छोटी चीजें उन्हें भूल जाती हैं और एग्जाम में उसको गड़बड़ कर लेते हैं, फिर माथा पीटते हैं। ये सारी चीज अपने दिमाग में बैठाते जाइए, एक रिवीजन आपका हो रहा है। अब ध्यान दें, पेट्रार्कन सोनेट इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि 14 सेंचुरी के एक पोएट थे जिसका नाम है पेट्रार्क। ठीक है, इटली के पोएट थे, और शुरुआत में जो बेहतरीन सोनेट्स लिखे गए वो इन्हीं के द्वारा लिखे गए, इसीलिए इन्हीं के नाम पे सबसे बड़े प्रैक्टिशनर थे ये इटालियन सोनेट के, इसीलिए इन्हीं के नाम पे पेट्रार्कन सोनेट बना। जिस प्रकार विलियम शेक्सपियर बहुत बड़े प्रैक्टिशनर थे इंग्लिश सोनेट के, तो उनके नाम पे शेक्सपियरियन सोनेट पड़ा, उसी प्रकार ये इटालियन सोनेट के सबसे बड़े प्रैक्टिशनर थे, इसीलिए इनके नाम पे पेट्रार्कन सोनेट पड़ा है। अब जब पेट्रार्कन सोनेट की बात करते हैं तो इसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। दो पार्ट में कैसे? जो 14 लाइन है उसको दो पार्ट में आप ऐसे डिवाइड करते हैं कि पहला पार्ट आपका 8 लाइन का हो गया और दूसरा पार्ट आपका 6 लाइन का हो गया। जो पहला पार्ट आपका एक 8 लाइन का है, इसको आप बोलते हैं ऑक्टेव। क्या बोलते हैं? ऑक्टेव। जो दूसरा लाइन आपका 6 लाइन का है, इससे बोलते हैं सेसेट। क्या बोलते हैं? सेसेट। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है। जो आपके एग्जाम में कई बार इसका जो है बार बार पूछता, पिछली बार ही पूछा था कि पेट्रार्कन सोनेट का राइम स्कीम क्या है। तो सबसे पहले आप ध्यान दें कि जो इसका ऑक्टेव होता है उसकी राइम स्कीम फिक्स होती है। तो अगर आप ऑक्टेव की राइम स्कीम याद कर लें तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि वो ऑक्टेव में ही गड़बड़ी करेगा। सेट सेट में दो पैटर्न है, लेकिन ऑक्टेव में एकदम फिक्स है। तो आपको ऑक्टेव के पैटर्न को एकदम याद करना है। और ऑक्टेव का पैटर्न क्या है? ए बी, ए बी बी ए। ठीक है, ए बी बी ए, बहुत सिंपल है। ए बी बी ए बी बी ए। तो बहुत ध्यान रखना है। अब्बा अब्बा याद कर लो, अब्बा अब्बा समझ रहे हो आप लोग? अब्बा, हिंदी में बोलते हैं ना अब्बा, अब्बा अब्बा।
तो इटालियन सोनेट याद रखेंगे आप लोग, अब्बा अब्बा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मुस्कुरा नहीं रहा है कोई। तो अब्बा अब्बा याद कर लो। तो ये आपका जो है पेट्रार्कन सोनेट हो गया, सिंपल सा अब्बा अब्बा याद कर लो आप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ पे जो है सेट सेट में दो पैटर्न है। एक है सी डी ई, सी डी ई, तो ये भी सिंपल है। लेकिन दूसरा पैटर्न है सी डी सी, सी डी सी। तो ये दो पैटर्न है सेट सेट में। तो इसको भी आपको याद करना है। एक सी डी ई, सी डी ई है, एक सी डी सी, सी डी सी है। ठीक है, तो ये दो पैटर्न आपके सेट सेट में बन जाते हैं, सी डी ई, सी डी ई, या फिर सी डी सी, फिर उसके बाद सी डी सी। ठीक है, ये बस। तो ये आपका हो गया कहानी। आगे बढ़ते हैं। जो पेट्रार्क के सोनेट हैं वर फर्स्ट इमिटेटेड इन इंग्लैंड, सबसे पहला इसको इंग्लैंड में इमिटेट किया गया। ठीक है, जो इंग्लैंड के कुछ बहुत ही दो लोग थे बड़े फेमस लोग, वो लोग अक्सर जाते थे, एम्बेसडर थे इंग्लैंड के, ये इटली जाते थे, तो वहां से इन्होंने सीख लिया। जा रहे थे पॉलिटिकल काम से, लेकिन जाके कुछ लिटरेरी काम भी कराए। तो पेट्रार्क सोनेट्स वर फर्स्ट इमिटेटेड इंग्लैंड, सबसे पहले इंग्लैंड में इमिटेट किया गया, इन बोथ देयर स्टैंजा फॉर्म एंड देयर स्टैंडर्ड सब्जेक्ट, बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक है, द होप्स एंड पेन्स ऑफ एडोरिंग मेल लवर। अब ध्यान दे, जो पेट्रार्कन सोनेट थे उसके क्या थे, उसका थीम क्या था, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या था। इसमें बस यही था, द होप एंड पेन्स ऑफ एन अडोरिंग मेल लवर। जो मेल लवर है ये क्या करता है, ये अडोर करता है। ठीक है, ये प्रशंसा करता है अपनी फीमेल लवर का। ठीक है, यानी जो फीमेल है उसके प्रति अपने प्यार को, अपने लव को, अपने प्रेम को एक्सप्रेस कर रहा है हमारा मेल लवर। और उस प्रयास में कभी उसके अंदर आशाएं जगेंगी तो कभी दुख होगा। आप लोग देखते हैं आजकल के लड़के जो है कई बार कहते हैं कि बहुत दुखी है, तो दुखी होकर कविताएं लिखते हैं। जब तक प्यार रहता है, कई बार हम प्यार में भी कविताएं लिखते हैं, अचानक जब प्यार होता है किसी को तो बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखने लगता है, लेकिन जब दुखी होता है तो दुख में और भयानक भयानक कविताएं लिखता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलता है भाई। अब ध्यान दें, सर थॉमस याट साहब जो है 16 सेंचुरी के जो है राइटर हैं, जिन्होंने सबसे पहले इटालियन पैटर्न को कॉपी किया और इंग्लैंड में लेके आए। अच्छा, तो अब ध्यान देना है भाई, थॉमस याट साहब, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हु इज कंसीडर, ठीक है, टू ब्रिंग इटालियन सोनेट इन इंग्लैंड। ठीक है, तो किसको माना जाता है कि जो इटालियन सोनेट को इंग्लैंड में लेके आया, तो वो भैया हैं थॉमस याट साहब, इनका नाम याद रखना है। द पेट्रॉर्कन फॉर्म वाज लेटर यूज फॉर अ ग्रेट वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट। उसके बाद जब ये लेके आए तो इनके एक दूसरे साथी का नाम अभी हम बाद में देखेंगे। द पेट्रार्कन फॉर्म वाज लेटर यूज फॉर अ ग्रेट वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट। बाद में पेट्रार्कन सोनेट जो है बहुत ढेर सारे सब्जेक्ट में, शुरुआत में तो सब्जेक्ट थीम क्या था, केवल प्यार। प्यार में, प्यार में क्या है, धोखा, और प्यार में जो भी प्यार है जो भी छोटो सोचो बुझे। तो अब यहाँ पे क्या है भाई, ये सब पहले केवल प्रेम ही सब्जेक्ट था, लव। अब बाद में क्या हो गया कि बहुत वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट में हमारे एक मिल्टन साहब आए। मिल्टन जी बहुत अच्छे, आप सभी को पता है कितने बड़े स्कॉलर थे। और ये जो है जब आए तो कहे सोनेट केवल ये लव के बंधनों में बंधा हुआ है। और मिल्टन साहब को आप सभी को पता है ये प्यूरिटन आदमी थे। ये तो अपनी पत्नी पे भी जो है केस करने वाले आदमी हैं। तो ऐसे आदमी को भैया प्यार कहाँ पसंद आएगा। इन्होंने प्यार देख लिया कि जिस लड़की से शादी किया वो कुछ ही दिनों में इनको छोड़ के चली गई। तो इन्होंने प्यार में ऐसा दुख झेला कि उसके बाद इन्होंने कहा नहीं मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो बताओ, उस समय इन्होंने अपनी पत्नी के ऊपर केस कर दिया। हम्म अब जो है उस समय का ये बहुत खतरनाक इंसिडेंट है। तो ये जो है इसलिए इन्होंने कहा कि ये प्रेम उरेम कुछ नहीं होता है, ये सब छलावा है। और मेरा जो सोनेट होगा मैं प्रेम पे ना लिखूंगा बल्कि दूसरी चीजों पे लिखूंगा। तो इन्होंने फिर उसमें राजनीति, वार, पॉलिटिक्स, वार और बहुत ढेर सारी चीजें, विक्ट्री, बहुत ढेर सारी चीजें लेके आ गए। तो इन्होंने सोनेट को एक्सटेंड करने का जो श्रेय जाता है, बड़ा करने का श्रेय जाता है, लव के चंगुल, प्रेम के चंगुल से निकालने का श्रेय जो है वो आपके मिल्टन साहब को जाता है। फिर उसके बाद से वर्ड्सवर्थ साहब आए, क्रिस्टीना रोजेटी, डीजी रोजेटी और बहुत ढेर सारे सोनेटियर आए। और उन्होंने फिर सोनेट को बहुत आसान कर दिया, फिर लगातार लिखने लगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं भैया
दूसरे जो, तो मतलब जो इंग्लिश राइटर, अगर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताओ क्या इंग्लिश राइटर ने पेट्रार्कन सोनेट को फॉलो किया, तो यस, बहुत ढेर सारे, शुरुआत में तो उन्होंने पेट्रार्कन को ही लेके आए, वो तो उसी को फॉलो कर रहे थे, पहले तो मजबूरी थी, फिर बाद में एक्सपेरिमेंट भी हुआ, चेंज भी हुआ कि नहीं नहीं ये वाला सोनेट इंग्लिश सोनेट कहलाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ढेर सारे राइटर में जिसको मन करता था वो इंग्लिश सोनेट के पैटर्न को फॉलो करता था, जिसको मन करता था पेट्रार्कन का, तो कोई प्रेशर नहीं था। जैसे वर्ड्सवर्थ जी हैं, इन्होंने ज्यादातर अपने सोनेट जो है पेट्रार्कन फॉर्मेट में ही लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं नंबर टू की, और नंबर टू की बात करते हैं, ये है इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट की जब आप बात करते हैं तो ये 16 सेंचुरी में जो है, देखो अर्ल ऑफ सरे साहब हैं, बहुत ही बड़े महान आदमी हैं, इनके इनके नाम पे दो नावल का, दो प्रकार के पोइट्री फॉर्म का श्रेय जाता है। एक तो आप सोनेट फॉर्म का आता है, मतलब ये बहुत बड़े एक्सपेरिमेंटर थे, एक्सपेरिमेंट करते थे। तो इन्होंने सोनेट में एक एक्सपेरिमेंट किया, कहा कि भैया ये बताओ, ये बहुत बड़े देशभक्त थे, इन्होंने कहा जो इटली से लाई वाई चीज है, लाई हुई चीज है, उसे हम अपना कैसे कह सकते हैं, अगर अपना करना है तो इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि मैं तो चेंज करूंगा, तो इन्होंने चेंज कर दिया। इन्होंने क्या कहा कि ये जो सोनेट ऑक्टेव और सेट सेट में चल रहा है इसको मैं नहीं मानूंगा, और मैं क्या करूंगा, मैं एक अपना नए देश का अपने हिसाब से सोनेट पैटर्न बनाऊंगा, और मेरे वाले में क्या होगा, क्वाट्रेन होगा। क्या होगा जी, क्वाट्रेन। तो इन्होंने ऑक्टेव को मानने से मना कर दिया, कहा कि मेरे वाले में 3 क्वाट्रेन होगा और 1 कपलेट होगा। इन्होंने ये पैटर्न बनाया, तो इसका मतलब एक क्वार्टरेन, ठीक है, दूसरा क्वार्टरेन, फिर उसके बाद तीसरा क्वार्टरेन, और उसके बाद 2 लाइन का एक इन्होंने कपलेट बना दिया। ये इनका पैटर्न था भाई। तो इस तरह से इन्होंने जो सोनेट फॉर्म है उसको 4 भाग में डिवाइड कर दिया, ठीक है, जिसमें 3 क्वार्टरेन है जो एक प्रकार के थीम को लेकर चल रहे हैं, और जो कपलेट है वहां पे उसकी कंक्लूजन हो रहा है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि दो पार्ट में डिवाइड किया अगर, तो 3 क्वार्टरेन और 1 कपलेट, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये 3 क्वार्टरेन में लगभग एक ही प्रकार की विचार चल रही है। और आपका कपलेट जो है वो कंक्लूजन कर रहा है, यहाँ से थोड़ा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब एक बात ध्यान दो, यहीं पे एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो विचार चेंज होता है, जैसे आपसे पूछा जाए कि ये बताओ कि कहाँ पे विचार चेंज हो रहा है, अगर शेक्सपियरियन सोनेट की बात करते हैं तो शेक्सपियरियन सोनेट में 3 स्टैंजा तक लगभग एक ही तरह के थीम को अलग अलग प्रकार से प्रेजेंट किया जाता है, और फाइनली जैसे ही तीसरी स्टैंजा एंड होने वाली होती है, यानी 12वीं लाइन, सॉरी हाँ 12वीं लाइन के एंड पे अचानक जो है चेंज हो जाता है मामला, और 13वीं लाइन से जो नया लाइन शुरू होता है, 13वीं लाइन से यहाँ से आपका शुरू होता है उल्टा। तो ये अपने दिमाग में याद रखना, उल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज, चेंज ऑफ थॉट। एक थॉट जो है, जो प्रोसेस है, जो अब तक प्रक्रिया चल रही है, जिस प्रकार का थीम चल रहा है उसमें चेंज आता है, और इसको कहते हैं उल्टा। आपके एग्जाम में आ सकता है व्हाट डज उल्टा मीन, तो उल्टा का मतलब क्या है भैया, चेंज इन थॉट। हम्म ये ध्यान रखना है। अब उल्टा जो चेंज होगा उसका तरीका क्या होगा, आखिर कैसे पहचानोगे, तो पहचानने के लिए इन्होंने एक वर्ड यूज किया, वो वर्ड है सेजूरा, ठीक है। तो जो सेजूरा यूज करते हैं उसमें होता है क्या है कि कॉमा लगता है, ठीक है, या फिर फुल स्टॉप लगता है, या फिर सेमी कॉलन लगता है, ठीक है। तो आप नोट कर लेना कि ये जो चेंज इन थॉट है वो कैसे पता चलेगा, वो सेजूरा से पता चलेगा। और वो कैसे पता चलेगा, कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, कॉमा, फुल स्टॉप या सेमी कॉलन, ठीक है, या कॉलन, ऐसे करके हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको चेंज समझ में आना चाहिए। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाए, ये बताओ जी पेट्रार्कन सोनेट में कहाँ पे सेजूरा आता है, ठीक है, पेट्रार्कन सोनेट में कहाँ पे आपका वो आता है, और उल्टा आता है। तो पेट्रार्कन सोनेट में हमेशा ऑक्टेव के बाद शुरू होता है, यानी ऑक्टेव में एक प्रकार का थॉट होगा, और इट्स लाइन के जो 8वीं लाइन है उसके एंड से या 9वीं लाइन के शुरू से। अब मिल्टन साहब, क्यों मिल्टन साहब के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने केवल जो थीम है उसको केवल नहीं बढ़ाया, थीम को तो इन्होंने एक्सटेंड किया ही, लेकिन साथ ही मिल्टन साहब ने और भी कुछ बड़े काम किए, कि इन्होंने जो सोनेट की स्टाइल है उसमें भी एक्सपेरिमेंट किया। अक्सर क्या होता था कि जो पहले के राइटर हैं वो ऑक्टेव के बाद हमेशा जो ऑक्टेव का एंड होता था वहां पे सिंबल लगाते थे, फुल स्टॉप का, कॉलन, जो भी लगाएं, और वो सिजूरा एंड में होता था ताकि नवी लाइन से आपका शुरू होता था दूसरे प्रकार का थॉट, उल्टा।
लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने क्या कहा कि जो 8वीं लाइन है उसके मिडिल में ही शुरू कर दिया, कहा भैया 8वीं के एंड तक नहीं जाएंगे, 8वीं के मिडिल में ही जो 8 लाइन है उसकी मिडिल में ही आ जाते हैं, ये सिजूरा लगा देते हैं, और 8वीं की मिडिल में ही सिजूरा लगा के ये उल्टा का अनाउंसमेंट कर देते हैं कि भैया मेरा तो उल्टा यहीं से शुरू हो गया। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है? तो ये जो पैटर्न में थोड़ा सा चेंज आप देख रहे हैं कि मिल्टन साहब जो अपने सोनेट्स हैं वहां पे एक बहुत बड़ा चेंज करते हैं कि ये आफ्टर ऑक्टेव न करके जो 8th लाइन है उसी के मिडिल में ही उल्टा को ले आते हैं, सिजूरा लगा के उल्टा का अनाउंसमेंट कर देते हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर। सभी एक बार बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? डी अगर मैं चाहूं तो लेक्चर बहुत सिंपल रखूं, ये सब चीजें ना बताऊं, लेकिन मैं जानबूझ के जो है ऐसा कर रहा हूं। ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि आप भैया इतनी बार चीजों को पढ़े हो तो अब तो डीपर से डीपर लेवल पे जाओ। अब कोई गड़बड़ी ना करिए, कोई आपसे पूछे तो ऐसा ज्ञान का प्रवाह उसके सामने जब रखिए कि वो एकदम खुश हो जाए कि वाह क्या सामने वाले ने पढ़ाई की है। बोलना शुरू करिए सोनेट पे तो वो एकदम लिखने बैठ जाए कि वाह क्या बता रहा है बंदा। तो इस तरह से करना है। अब इतनी बार जब पढ़ते आ रहे हैं तो अब तो थोड़ा डीपर लेवल पे समझना पड़ेगा भाई, है ना? बार बार वही चीज इसके साथ थोड़े ना पढ़ाएंगे। तो ये हो गया भाई। तो ये हमने चीजों को बहुत बढ़िया समझ लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि जो अर्ल ऑफ सरे साहब है, आप सभी से मैंने एक क्वेश्चन किया था कि अर्ल ऑफ सरे साहब बहुत बड़े एक्सपेरिमेंटर थे। इन्होंने एक तो बड़ा एक्सपेरिमेंट किया सोनेट के फील्ड में, कहा कि भैया अब हम ऑक्टेव सेट सेट को नहीं मानेंगे, हम क्वार्टरिन बनाएंगे और कपलेट बनाएंगे। लेकिन ये बताओ कि अर्ल ऑफ सरे साहब ने कोई दूसरे भी प्रकार के पोइट्री फॉर्म में एक्सपेरिमेंट किया था क्या? अभी से भूमिका बना रहा हूँ, कैन एनीवन टेल? कोई बता दे तो मन खुश हो जाएगा, आपके एग्जाम में आ चुका है, इट कैन बी आस्क्ड एज वेल। ठीक है, हालांकि कुछ जगहों पर आया, कहीं कहीं नहीं भी आया है, लेकिन ये हो सकता है अगली बार आपका क्वेश्चन हो। इतना टाइम लगा रहे हैं आप लोग, इसका मतलब भूल गए हैं या पढ़ नहीं रहे हैं सही से। ब्लैंक वर्स, ठीक है, ब्लैंक वर्स का सबसे पहला यूज करने वाला जो राइटर माना जाता है पोएट, वो है हेनरी होवार्ड अर्लाफ्सर। ठीक है, ऐसा माना जाता था कि एनियट के सेकेंड पार्ट का ये जब ट्रांसलेशन कर रहे थे तो इन्होंने उसको ब्लैंक वर्स में किया था। ठीक है, और तब से ब्लैंक वर्स जो है इंग्लैंड में फैशन में आया। ठीक है, तो ये बड़े राइटर हैं। तो आप लोग प्लीज ब्लैंक वर्स का सेक्शन एक बार देखना और वहां पे। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते कोई बात नहीं है, चीज़ों को हम तो अब ऐसा कनेक्ट आपको करना चाहते हैं कि आप कुछ भी ना भूलो, क्योंकि ब्लैंक वर्स में इसको पढ़ोगे तो कहाँ मजा, जब यहाँ आया अगर यहाँ आप रिकॉल कर सको कनेक्ट कर सको तब तो मजा है। वहां तो आपके सामने ही दिखेगा वो, है ना? तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसी हैबिट डालना है कि हम जब उस राइटर का नाम सुने तो उसके नाम पे कोई और बड़ी उपलब्धि हो तो तुरंत हमारे दिमाग में आ जाए, घूमने लगे, तब भी हम समझ जाएंगे हमारी तैयारी का लेवल अब अच्छा हो रहा है। कोई बात नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया 16 सेंचुरी में, और जो इनका स्टैंजा फॉर्म आया उसे बोला गया इंग्लिश सोनेट। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश का प्योर अपना सोनेट था, पैटर्न था। और बाद में इसे शेक्सपियरियन सोनेट इसलिए बोला गया क्योंकि शेक्सपियर साहब ने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से यूज किया, इसके सबसे ग्रेटेस्ट प्रैक्टिशनर थे। द सोनेट फॉल्स इनटू थ्री क्वार्टरन एंड अ कंक्लूडिंग कपलेट, ये बताया ही जा चुका है। इसका जो फॉर्म होता है ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ए बी, इसका जो राइमिंग स्कीम है ए बी सी डी ई एफ जी जी। देयर वाज अ नोटेबल वेरिएंट, अब फिर ध्यान दो, इसी वो कहा जाता है जब किसी चीज में विकास होता है ना तो बहुत लोग अलग अलग आइडिया लेके आते हैं। तो एक बहुत बड़े और राइटर थे जिन्होंने एक बहुत फेमस इपिक लिखा था शुरुआती दौर में, फेरी क्वीन। द फेरी क्वीन इपिक को लिखने वाले राइटर का नाम बताओ, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जिसे आप बोलते हो ये है। फेरी, हु रोट फेरी क्वीन? तो हैं एडमंड स्पेंसर साहब। एडमंड स्पेंसर साहब ने कहा कि भैया मैं ठीक है कि ये मान हेनरी होवार्ड अर्ल ऑफ सरे साहब अमर हो गए, तो इन्होंने कहा मैं भी अमर हो जाऊं, मैं थोड़ा सा कुछ चेंज करता हूं। तो इन्होंने क्या कहा, इंग्लिश सोनेट को मैं अपने तरीके से लिखूंगा। तो अब एक बात को ध्यान देना, इन्होंने किया क्या है। देखो शेक्सपियरियन सोनेट का पैटर्न है ए बी सी डी ई एफ और जी जी। इन्होंने कहा देखो मैं ऐसे करूंगा, जो ए बी है ये तो ठीक है, लेकिन इसके बाद जैसे दूसरा स्टैंजा, इनका तर्क अच्छा है,
ये कह रहे हैं कि जब हम शुरू के 3 स्टैंजा में एक ही प्रकार के थॉट प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो जब एक प्रकार की थॉट प्रोसेस है तो फिर हम उसको पूरी तरह से अलग क्यों कर रहे हैं? अलग नहीं करना चाहिए। यानी जब ए बी आया तो जब इस स्टैंजा से कनेक्टेड है तो कुछ उससे कनेक्ट करो। तो इन्होंने कहा मैं बी से शुरू करूंगा, तो अब क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। फिर अब इससे इस स्टैंजा को कनेक्ट करना है, तो अब मैं करूंगा क्या, सी डी। तो ये इन्होंने किया। यानी जो पहले स्टैंजा का फोर्थ लाइन का राइम है वो दूसरे स्टैंजा के फर्स्ट लाइन के राइम से मिल रही है, और इसी प्रकार दूसरे स्टैंजा की जो फोर्थ लाइन की लाइन है वो तीसरे स्टैंजा की फर्स्ट लाइन से राइम कर रही है। ये इन्होंने पैटर्न बनाया, इस तरह इन्होंने कनेक्ट किया। कहा भैया जब थॉट कनेक्ट हो रहा है तो हम राइमिंग अलग क्यों करें, और अच्छी बात है भाई, है ना। तो इस तरह से इन्होंने जो पैटर्न बनाया इसको बोला गया स्पेंसरियन स्टैंजा, इन्हीं के नाम पे। ठीक है, नहीं, अलेक्जेंड्राइन को थोड़ा स्मिता समझना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ये बताना चाह रहे हो फेरी क्वीन अलेक्जेंड्राइन फॉर्म में, हाँ ये सही है। अच्छा चलो, अब इतनी बात आ गई तो यहाँ ये भी समझ लें कि भैया स्पेंसर साहब एक चीज के लिए और जाने जाते हैं। एक स्पेंसर साहब, ये तो स्पेंसरियन सोनेट हो गया, एक होता है स्पेंसरियन स्टैंजा। स्पेंसरियन स्टैंजा क्या होता है वो ध्यान दे। स्पेंसरियन स्टैंजा, जब स्टैंजा टाइप की बात करते हैं तो उसमें एक स्पेंसरियन स्टैंजा आता है जिसमें टोटल 9 लाइन होती है। कितनी लाइन होती है जी, 9 लाइन। 9 लाइन के स्टैंजा को हम बोलते हैं स्पेंसरियन स्टैंजा। सेम इसी पैटर्न पे है ए बी सी। ठीक है, सबसे लास्ट वाली जो आपकी आएगी उस वाले में ये नवी लाइन में चेंज करते हैं। ठीक है, शुरुआत की जो 8 लाइन है वो तो आयम्बिक पेंटामीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है। जो नवी लाइन है ये कहते हैं मैं आयम्बिक पेंटामीटर में नहीं रखूंगा, आयम्बिक हेक्सामीटर में रखूंगा। किस में रखूंगा जी, आयम्बिक हेक्सामीटर। तो ये जो है नवी लाइन को करते हैं आयम्बिक हेक्सामीटर में। जो आयम्बिक हेक्सामीटर, इसका मतलब इसमें 6 आयम्ब हैं, और 6 आयम्ब, अब तो आपको याद रखना पड़ेगा कितने आयम्ब है, 6 आयम्ब। 6 आयम्ब होने का मतलब क्या हो गया कि टोटल इसमें 12 सिलेबल हैं, और जो 12 सिलेबल है उनका पैटर्न क्या है, अनस्ट्रेस और स्ट्रेस। ठीक है, तो ये आपका हो गया आयम्बिक स्पेंसरियन स्टैंजा। ठीक है, जिसकी 9th लाइन, और ये जो 9th लाइन है इसको चूंकि एकदम अलग पैटर्न है तो इसीलिए इसको इन्होंने अलग से नाम दिया कि जो स्पेंसरियन स्टैंजा का सबसे 9th लाइन है उसको इन्होंने नाम दिया अलेक्जेंड्राइन। क्या नाम दिया, अलेक्जेंड्राइन। तो ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि अलेक्जेंड्राइन क्या है। तो अलेक्जेंड्राइन क्या है भैया, आईएमबी हेक्सामीटर है। ठीक है, या अलेक्जेंड्राइन 12 सिलेबल का जो है एक लाइन होती है जो कि अनस्ट्रेस और स्ट्रेस के पैटर्न में होती है। ठीक है, इसको बाद में जो है अलेक्जेंडर पोप साहब यूज करते हैं। ठीक है स्मिता जी, बहुत अच्छा। तो क्लियर है सभी को, बहुत ही फेमस पैटर्न है। तो आपको एक साथ कितनी चीजें हम कनेक्ट कर रहे हैं, आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ चीजें देखते हैं। अब एक तरह से सोनेट का काम खत्म। अब उन राइटर्स की बात करते हैं जो सोनेट लिखते हैं, जो सोनेट पे और एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो अब हमें एक्सपेरिमेंट को समझना पड़ेगा। अब ध्यान दें, जॉनडन साहब एक बहुत बड़े राइटर हैं, जॉनडन साहब, इनको नहीं भूल सकते। जॉनडन साहब किस लिए जाने जाते हैं, आप सभी को पता है। जॉनडन साहब मेटाफिजिकल पोएट्री के हेड हैं। तो अब आपको देखो फिर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर ले जा रहा हूं। मेटाफिजिकल पोएट्री के हेड हैं। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हु इज, ठीक है, द, क्या बोलेंगे भैया, हु इज द पाइनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, हु इज द फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। तो कौन है भाई, आपके जॉनडन साहब हैं, याद रखना आप सभी को। या हु इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, जॉनडन साहब हैं। ठीक है, अब इनके बारे में ध्यान दो। ये अपनी जो पोएट्री है उसमें यूज करते हैं फॉर फेस्ड इमेजरी या कंसीट। जो एग्जैक्ट वर्ड आपके एग्जाम में आता है कंसीट, आपसे पूछा जाए कंसीट को यूज करने के लिए किस एज के राइटर जाने जाते हैं, तो मेटाफिजिकल पोएट्री के जो राइटर्स हैं वो कंसीट्स यूज करते हैं, और कंसीट्स को ही फार फेस्ड इमेजरी बोलते हैं। मानी बहुत दूर दूर का कनेक्शन आपस में बना देते हैं। अब इनसे रिलेटेड भैया सोनेट में इनसे संदर्भ क्या आ गया, तो सोनेट में इनसे मतलब क्या आ गया, होली सोनेट्स। ये एक स्पेशल प्रकार का सोनेट लिखते हैं जो कि अब तक किसी ने नहीं लिखा था। ऊपर
लोग प्यार से कनेक्ट करते हैं, ये इस परमात्मा से सोनेट को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने होली सोनेट्स लिखे, टोटल माना जाता है कि 19 सोनेट्स लिखा, बहुत अच्छा। तो अब ध्यान देना है कि होली सोनेट्स जो है ये लिखते हैं और इसमें रिलीजियस थीम को रखते हैं, तो इसलिए बहुत बड़े राइटर। मिल्टन के बारे में आपको बता ही दिया मैंने कि ये पॉलिटिकल थीम को रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर आप मिल्टन के कुछ सोनेट्स की बात करें तो आपको नाम बता दे रहा हूं, हालांकि अभी मैं दिखाऊंगा, ये बहुत डिटेल में दिया हुआ है आपका पेगविन डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म में। मिल्टन के दो सोनेट बड़े ही फेमस हैं, टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल और दूसरा है ऑन द लेट मसाकर इन पाइडमंट। ठीक है, दो बड़े ही, कई बार पूछा भी जा चुका है कि हु हैज रिटन, ठीक है, ऑन द लेट मसाकर इन पाइडमंट, तो ये किसने लिखा है भैया? मिल्टन साहब ने लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनका तो आपने देख ही लिया। अच्छा, एक होली सोनेट आपको फेमस एग्जांपल लिख दे रहा हूं। इनका जो जॉन्डन साहब का है होली सोनेट, डेथ नॉट टू बी प्राउड, डेथ नॉट टू बी प्राउड, ये इनके नाम है सोनेट का, डेथ नॉट टू बी प्राउड। ठीक है, कुछ इसी तरह से सोनेट का नाम है। ठीक है, नॉट टू बी प्राउड, तो ये इनका एक फेमस सोनेट है जो कि आपके बहुत जगहों के सिलेबस में है ये सोनेट। ठीक है, तो आपको जानना चाहिए, कम से कम एक सोनेट का तो नाम लिख ही लो। चलो आगे बढ़ते हैं। जो चीज हम आपको बता चुके हैं कि मिल्टन साहब ने एक्सपेंड किया इसके रेंज को, ठीक है, अदर मैटर्स ऑफ सीरियस कंसर्न, वही चीज ये लिखा हुआ है। अच्छा, स्मिता बता रही मेरे रिसेंट एग्जाम में आया था, बहुत अच्छा जी। एक्सेप्ट फॉर अ लैब्स इन इंग्लिश न्यू क्लासिकल पीरियड। अब आपसे एक क्वेश्चन अगर मैं पूछ दूं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये बताओ कौन सा ऐसा एज है जिस पर्टिकुलर एज में आपको सोनेट नहीं मिलता है। सोनेट के बहुत रेयर केसेस मिलते हैं, सोनेट लगभग लिखा ही नहीं गया। अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लो, न्यू क्लासिकल पीरियड, जो न्यू क्लासिकल पीरियड है, न्यू क्लासिकल एज है, इस एज में सोनेट लिखा ही नहीं गया। केवल यही एक ऐसा एज है, बिल्कुल नहीं लिखा गया। अब आपसे फिर दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा कि ये बताओ सोनेट नहीं फेमस था तो कौन सा लिटरेरी फॉर्म, कौन सा पोएट्री फॉर्म बहुत ज्यादा फेमस था? बहुत अच्छा राजकुमार जी, तो इस पर्टिकुलर एज में जो सबसे फेमस आपका फॉर्म है वो हीरोइक कपलेट। ये कई बार ये सब आपके एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है कि ये बताओ कि हीरोइक कपलेट किस एज का सबसे फेमस है, तो न्यू क्लासिकल एज का। इसके सबसे बड़े प्रैक्टिशनर दो राइटर के नाम बताओ, बताओ भैया, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का क्वेश्चन। इसके सबसे बड़े दो प्रैक्टिशनर का नाम, तो ध्यान देना, एक है जॉन ड्राइडन साहब और एक है पोप साहब, अलेक्जेंडर पोप और जॉन ड्राइडन। इन दोनों लोग का नाम याद कर लो, सबसे बड़े प्रैक्टिशनर माने जाते हैं। तो ये है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो कितनी चीजें कनेक्ट कर रहा हूं भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कितने टुनटुन और उसके साथी लोग, काफी लोग क्लास बाद में करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लाइव क्लास का मजा वो बाद में नहीं मिलने वाला, तो प्लीज आप लोग लाइव क्लास ही लेने की कोशिश करा करें। खाना वाना सब खा लो भाई, मेरे सामने चाय पी लो, खाना खा लो, कौन देख रहा है आपको? हैं, आपको तो बस पढ़ना है। ठीक है, उसी में थोड़ा बहुत चाय वाय भी पी लिया। हाँ, मेरे को दिक्कत है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं आपके लिए एकदम अपने पूरे टाइम को इस समय कुछ नहीं करता हूँ। लेकिन आप तो कुछ करते हुए भी क्लास ले सकते हैं, तो सारे लोग क्लास ले सकते हैं। ठीक है, आप किचन में खाना बनाते हुए क्लास ले सकते हैं, रोटी सेकते हुए क्लास ले सकते हैं। एक ईयरफोन मैंने आप सभी से बोला था कि आप ले लो, और स्पेशली वो वाला ब्लूटूथ वाला ईयरफोन लो जिसमें आपकी रोटी वोटी पता चले कि ईयरफोन आपने वो वाला ले लिया, लीड जो पूरा मोबाइल से कनेक्ट होता है, तो पता चला कि गैस चूल्हे पे जल गया हो, तो ऐसा ना हो। तो ब्लूटूथ वाला ले लें, 400-500 के, आप आजकल बड़े सस्ते भी आने लगे हैं। चलो कोई बात नहीं है, मतलब मैं तो सारे जितने भी प्रकार के ऑप्शन दे रहा हूँ आपको दे रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, नेक बैंड वाला सही है राजकुमार जी, बिल्कुल। वो कहीं गिरे उरेगा नहीं, और कान में लगा लो एक तरफ से। अच्छा चलो, बहुत अच्छा, देखो शिवानी कान में लगा के काम कर रही है सारा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, कभी कभार दिक्कत आ सकती है, चंचल जी बिल्कुल परेशान ना हो, आपको नहीं कहा जा रहा। चलिए, अब यहाँ बात करते हैं कि हमने देखा कि नियो क्लासिकल एज में जो है ऐसा मतलब जो है हीरोइक कपलेट की वजह से बहुत कम देखने को मिलता है सोनेट फॉर्म, लेकिन फिर रोमांटिक एज में एक बार फिर से सोनेट फॉर्म फिर से आ जाता है, बहुत पॉपुलर हो जाता है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो। तो अब वर्ड्सवर्थ हो गए, कीट्स हो गए, कीट्स साहब सोनेट लिखते हैं, वर्ड्सवर्थ साहब लिखते हैं, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग जी
लिखती हैं, क्रिस्टीना रोजेटी सी लिखती हैं, दांते साहब लिखते हैं। ऐसे बहुत ढेर सारे जो राइटर हैं आपके 19th सेंचुरी में रोमांटिक एज में ढेर सारे सोनेट लिखते हैं। फिर उसके बाद 20th सेंचुरी में के सारे राइटर सोनेट लिखते हैं, जैसे रॉबिन्सन साहब हो गए, हाँ, विंसेंट मिले साहब हो गए, W.B. येट्स हो गए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो गए, ऑडेन हो गए, डालन थॉमस हो गए, ये सब लोग सोनेट लिखते हैं। केवल नियो क्लासिकल एज को छोड़ दें तो बाकी सारे एज में सोनेट लिखे गए हैं। ठीक है, अभी हम आगे और पढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं। The stanza is just long enough to permit a very complex lyric development. It so short. स्टैंजा इतना लॉन्ग रहता है, लॉन्ग इनफ इतना पर्याप्त है कि जहाँ पे एक जो है फेरी कॉम्प्लेक्स लिरिक डेवलपमेंट, आपको एक लिरिक डेवलपमेंट देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी छोटा होता है। आप सभी को पता है सिर्फ 14 लाइन की पोएम है ये। तो ये बहुत बड़ा भी नहीं है, ठीक है, लेकिन इतना भी छोटा भी नहीं है कि अपनी मीनिंग को ना दे पाए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ओके, very complex lyric development. It's so short and so exigent, and its rhyme as to pose a standing challenge to the ingenuity and artistry of the poet. तो चूंकि अब पोएट के सामने एक चैलेंज है भाई, आप सभी को पता है, ठीक है, आप डेवलप तो कर सकते हो, लेकिन डेवलप करने के लिए सिर्फ 14 ही लाइन आपके पास है। अपने थॉट प्रोसेस को आप डेवलप करेंगे, अगर क्वार्टरेन में लिख रहे हैं तो सिर्फ 12 लाइन आपको अपने प्रोसेस को डेवलप करने के लिए, अपनी थॉट को करने के लिए है, और 2 लाइन में आपको कंक्लूजन देना है। अगर ऑक्टेव लिख रहे हैं तो सिर्फ आपको वहां पे, सॉरी, अगर पेट्रार्कन लिख रहे हैं तो सिर्फ आपको 8 लाइन मिल रहा है। तो बहुत कम आपके पास स्पेस है जिसमें आपको अपनी बात को कहना है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसकी जो राइम है, ये पोयम है, बहुत डिमांडिंग है। यहाँ पे जो एक्सीजेंट वर्ड है इसका मतलब होता है डिमांडिंग। तो ये बहुत ही डिमांडिंग है, एक राइटर को बहुत टैलेंटेड होना पड़ेगा तब इस चीज को लिख पाएगा, अच्छी क्वालिटी का सोनेट लिख पाएगा। आज टू पोज ए स्टैंडिंग चैलेंज, और इसलिए ये जो भी पोएट हैं दुनिया भर के जो सोनेट लिखते हैं, उनके इनजेन्युइनिटी का मतलब होता है जो इनका टैलेंट है, जो उनकी क्रिएटिविटी है, जो आर्टिस्ट्री है, उसको ये चैलेंज करता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको 14 लाइन में अपनी पूरी बात को कहनी है और उसे एक अच्छे तरीके से कंक्लूड करना है, तो सिंपल सी बात है, पोएट को ये चैलेंज करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो, अब एग्जाम में क्या हो सकता है, आप सोचो कि ये लाइन का क्या मतलब है, ये क्यों, मतलब बहुत कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है ये, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई 14 लाइन की है, तो सिंपल सी बात है, बहुत टैलेंट के साथ आपको अपनी बातों को रखना पड़ेगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि ये लाइन ऐसे ही हो सकता है आ जाए और आपसे पूछ दिया जाए कि पर्टिकुलर द एबव लाइन, द एबव स्टेटमेंट इज कंसर्न विद लिटरेरी, विद पोइटिक लिटरेरी फॉर्म। आपसे ये पूछ दिया जाए कि ये जो बात कही जा रही है किस पर्टिकुलर पोइटिक फॉर्म से रिलेटेड है, तो अगर आपने ये बात पढ़ी है और अच्छे से समझा है तो आप बता पाएंगे कि ये सोनेट से रिलेटेड है। तो इसीलिए ये बात हमें पढ़ना जरूरी है कि पता नहीं जो M.H. अब्राहम है उसकी कौन सी लाइन से क्वेश्चन पूछ दे, इसलिए हम हर चीज को पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द राइम पैटर्न ऑफ द पेट्रार्कन सोनेट। जो पेट्रार्कन सोनेट है उसका राइम पैटर्न क्या है, हैज ऑन द होल फेवर्ड अ स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉब्लम, सिचुएशन और इंसिडेंट इन द ऑक्टेव। ये सारी बातें हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऑक्टेव में क्या होता है, किसी प्रॉब्लम की बात की जाती है, किसी सिचुएशन, किसी इंसिडेंट की बात करती है, विद अ रेजोल्यूशन इन द सेट सेट, और सेट सेट में जाके आपको एक रेजोल्यूशन मिलता है, एक कंक्लूजन मिलता है। अगर इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश फॉर्म की, तो उसमें क्या होगा, सेम यही चीज होगा, लेकिन ये सारी चीजें आपको क्या होगा, इंस्टेड ऑफ ऑक्टेव, ये जो शुरू के 3 स्टैंजाज हैं, 3 क्वार्टर, वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, और फाइनल कपलेट में आपको क्या मिलेगा, एक तरह से आपको, चूंकि 2 ही लाइन में फाइनल कपलेट में बात करनी होती है, इसीलिए फाइनल वाली जो 2 लाइन होती है वो एपिग्रामेटिक हो जाती है, यानी चूंकि 2 लाइन में बहुत कम शब्दों में बहुत कंडेंस थॉट होता है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं कि जो अंतिम 2 लाइन है वो एपिग्रामिक हो जाती है। ठीक है, एपिग्राम की तरह हो जाती है। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर, सभी को समझ में आ रहा होगा। जो इतनी बातें हैं ये बातें हम पहले ही बोल चुके हैं, उसे M.H. अब्राहम की लैंग्वेज में हमने देखा
कि ऑक्टेव में किसी प्रॉब्लम को, किसी सिचुएशन को, किसी इंसिडेंट को रखा जाता है और सेट सेट में उसके रेजुलेशन और कंक्लूजन की बात की जाती है। जब इंग्लिश सोनेट की बात करेंगे तो 3 क्वार्टरेन में इसी तरह का सेम प्रॉब्लम, सिचुएशन और इंसिडेंट रखा जाएगा और अंतिम 2 कपलेट में क्या होगा, अंतिम 2 लाइन जो होगी कपलेट होगी, उसमें आपको कंक्लूजन की बात करनी है। लेकिन चूंकि सिर्फ 2 ही लाइन होता है और इसीलिए वो जो कपलेट है उसको वर्ड यूज किया गया है एपिग्रामिक, ठीक है, एपिग्रामेटिक, तो ये एपिग्रामेटिक हो जाता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना है कि कौन सा ऐसा पोइट्री फॉर्म है या सोनेट का ऐसा कौन सा टाइप है जिसकी लास्ट 2 लाइन एपिग्रामेटिक हो जाती है, तो वो आपका इंग्लिश सोनेट है। अब एक एग्जाम्पल है जिसको हम लोग पूरा नहीं देखेंगे, बस हमको इतना जानना है कि एक ड्रेटन साहब हैं जो कि एलिजाबेथन एज के एक पोएट हैं और इन्होंने एक सोनेट लिखा है जिसका नाम है सिंस देयर इज नो हेल्प कम लेट अस किस एंड पार्ट। ये सोनेट का नाम है, बस इसको याद रखना है और बाकी इतनी चीज़ों का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, बस इतना ही आपको याद रखना है। एक सोनेट को एक्सप्लेन करते हैं और ये बताते हैं कि किस प्रकार से जो पहला क्वार्टरेन है, दूसरा क्वार्टरेन है, तीसरा क्वार्टरेन है, इन पर्टिकुलर तीनों क्वार्टरेन में जो है आपको एक ही प्रकार के थॉट को अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है और फाइनली जो एंड वाला जो कपलेट है उसमें किस तरह से एपिग्रामिक एंड किया गया है, ठीक है। बिल्कुल। देखो इपिग्राम को मेरा समझाना उद्देश्य अभी नहीं था स्मिता, क्योंकि सारे लोग इपिग्राम को जानते हैं और जब इपिग्राम की क्लास चलेगी तो उस पर बात करेंगे और पिछली क्लास में भी इपिग्राम पे बात कर चुके थे। तो इसलिए चूंकि सोनेट में हमें बहुत कुछ करना है, फिलहाल इपिग्राम की बात करते हैं। तो आप सभी को पता है इपिग्राम क्या होता है, एक ऐसी मतलब स्टेटमेंट होती है जहाँ जो थॉट होता है, कोई विचार होता है, उसको ठूस ठूस के भरा जाता है, ठीक है, कंडेंस्ड थॉट आप बोलते हैं। जैसे आपके फ्रांसिस बेकन साहब इसके सबसे बड़े राइटर माने जाते हैं कि उनके जो भी प्रोज वर्क हैं, जैसे ऑफ स्टडीज है, ऑफ ट्रेवल है, ऑफ ट्रूथ है, उन सब में क्या होता है कि बहुत ही एक एक लाइन को आप बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें उसमें छिपी रहती हैं, ठीक है। जैसे आपके बिहारी लाल जी के बारे में बोला जाता है कि सत सैया के दो ब्रज ज्यों नाविक के तीर देखन में छोटन लगे घाव कर गंभीर, यानी बहुत छोटी 2 लाइन की सिर्फ होती है, कपलेट होती है और उसको आप जितने बड़े फॉर्म में, जितने बड़े पैराग्राफ में चाहे एक्सपैंड कर सकते हैं और एक साथ कई कई मीनिंग को लिए हुई होती, तो उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अब आप ध्यान दें, एक बहुत पर्टिकुलर एक इम्पॉर्टेंट आपको बात बतानी है, वो है सोनेट सीक्वेंस। जो सोनेट सीक्वेंस है, सोनेट साइकिल है, ये क्या होते हैं? ये एलिजाबेथन राइटर शुरू करते हैं और यहाँ तक ये इटली में चूंकि सोनेट फॉर्म शुरू होता है, वहां से आपको ये सोनेट सीक्वेंस दिखता है और ये फिर लगातार चलता है। सोनेट सीक्वेंस क्या है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन विच अ सीरीज ऑफ सोनेट्स आर लिंक्ड, जिसमें सीरीज ऑफ सोनेट जो है लिंक्ड होते हैं टुगेदर बाय एक्सप्लोरिंग the varied aspects of a relationship between lovers, or else by taking a development in the relationship that constitute a kind of implicit plot, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक प्रकार से जब सोनेट सीक्वेंस की बात करते हैं तो अलग अलग सोनेट एक क्रम से रहता है और ये जो लवर हैं उनके बीच में एक तरह से उनके रिलेशनशिप के डेवलपमेंट को दिखाता है। एक तो ये है, दूसरा जो है ये है कि ये वेरिड एस्पेक्ट ऑफ रिलेशनशिप, उनके रिलेशनशिप के अलग अलग एस्पेक्ट को दिखाता है, तो ये भी हो सकता है। तो ये आपका सोनेट सीक्वेंस है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं शेक्सपियर जो है ऑर्डर्ड हिज सोनेट इन अ सीक्वेंस एज डिड सिडनी इन स्टाफल एंड स्टेला। अब हम बात करते हैं कि जो राइटर्स उनके सोनेट सीक्वेंस को जानते हैं और उनके कुछ नाम, जैसे शेक्सपियर साहब ने अपने सोनेट सीक्वेंस जो है उसको 154 में डिवाइड, 154 टोटल लिखा था और उसको 2 पार्ट में एक तरह से इन्होंने डिवाइड किया था। आप सभी को पता है, आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो फर्स्ट 126 सोनेट थे वो फेयर यूथ को किया था और एंड के जो 28 हैं वो किसको किया, डार्क लेडी को किया। ये बहुत बड़े लेवल पे मैं बस बता रहा हूँ। तो ये शेक्सपियर साहब के हैं। इसके बाद आप आते हैं सिडनी साहब ने जो सोनेट सीक्वेंस है, इनका नाम क्या है, अशराफल एंड स्टेला, ठीक है। इसी प्रकार जो स्पेंसर साहब हैं उनके सोनेट का नाम है अमारुटी। तो ये सब आपको याद रखना है। सोनेट सीक्वेंस का नाम क्या है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैचिंग लगाने को पूछ सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। दूसरी बात आपको ये भी याद रखना है कि जो इंपॉर्टेंट सोनेट्स हैं उनमें कितने नंबर थे, सोनेट नंबर, वो अभी आपको जो है मैं दिखा दे रहा हूँ। फिलहाल एक छोटा सा यहाँ पे पीडीएफ है, आप सभी लोग देखेंगे, आप सभी के लिए जो है
ये विकिपीडिया से मैंने निकाला है सोनेट सीक्वेंस के बारे में। ये पीडीएफ आप लोग को ग्रुप में भेज दिया था ताकि आप लोग वहाँ पे देख लेंगे। देखिए यहाँ पे पूरे सोनेट सीक्वेंस जितने भी हैं अब तक लिखे गए हैं सारा दिया गया है। सबसे पहले दाते साहब से शुरू है। दाते साहब के सोनेट सीक्वेंस का नाम आप दे सकते हैं इटालियन लैंग्वेज में ला विटा नोवो जो भी हो। इसमें टोटल 25 सोनेट हैं और अक्सर ये भी पूछ लिया था कि ये सोनेट सीक्वेंस किसके ऊपर लिखा गया है, यानी कौन सी लवर है जिसके लिए इन्होंने लिखा है, तो इन्होंने बिट्राइस के लिए लिखा है। इसीलिए पेट्रॉर्क साहब ने अपना 227 सोनेट लिखा था और इनकी जो लवर थी उनका नाम था लॉरा। ठीक है। और ये बहुत इसी देखो क्यों भाई इनको क्यों इनके नाम से पेट्रॉर्कन सोनेट पड़ा है आप सभी समझ सकते हैं। 227 सोनेट एक बहुत बड़ा नंबर है। इतने सोनेट इन्होंने लिख दिए और स्पेशली इतना ज्यादा प्यार करते थे लॉरा से कि 89 सोनेट तो स्पेशली उनके डेथ के समय लिखा गया, डेथ के ऊपर लिखा गया। ठीक है। तो ये है भाई। आगे बढ़ते हैं। अब फिलिप सिडनी साहब की ओर आते हैं। देखो अगर आप बात करोगे कि सोनेट किसने लिखा है तो मैं आपको बताऊं कि ये भी एक क्वेश्चन का फोटो भेजिएगा, क्योंकि अभी मैं एक बुक पढ़ रहा था और आप सभी को सिर्फ बता दे रहा हूं कि इस बुक में लिखा है कि सोनेट को सबसे पहले लिखने वाले राइटर हैं एक सिसेलियन लॉयर हैं। ठीक है। जो कि कोर्ट ऑफ फेडरिक सेकेंड के कोर्ट में काम करते थे और इनका नाम है जियाकोमो डी लैटिन। मैं लिख दे रहा हूँ ऐसा मतलब लिखा हुआ है, हालांकि मैं इसे अभी और अच्छे से वेरीफाई करूंगा। नोट कर लें आप चाहें तो। लेनिटिनो। ऐसा माना जाता है कि ही रोट फर्स्ट सोनेट। ठीक है। ऐसा माना जाता है। ठीक है। तो फिलहाल अभी तो इन्हीं का नाम लिख लें और बाकी जो है आपका जो क्वेश्चन होगा स्मिता उसको जरूर भेजना, उसमें मैं देखूंगा चार ऑप्शन कौन कौन से हैं। ठीक है। अब यहाँ ध्यान दें कि एडमंड स्पेंसर साहब सबसे पहले फिलिप सिडनी साहब की ओर चलते हैं और इन्होंने जो सोनेट सीक्वेंस लिखा है इसका नाम है एस्ट्राफल एंड स्टेला। ठीक है। अच्छा बहुत अच्छा, इसमें तो ऑप्शन में था तो अब इसके सर की क्लास में जवाब नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। तो फिर यही लिख लो सारे लोग। अच्छा एस्ट्राफल एंड स्टेला जो है 1591 में जो है ये अपना सोनेट सीक्वेंस लेकर आते हैं। ठीक है। और इसमें टोटल कितने सोनेट है 108 सोनेट, ये इंपॉर्टेंट बात है। और इसके इस सोनेट सीक्वेंस के साथ उनका और भी कुछ पोयम आता है जिसमें 11 सॉन्ग्स है और ये सॉन्ग्स जो है स्पेशली रिलेटेड टू उनके मैरिज है। ठीक है। जिसे एपिथैल्मियान बोलते हैं। ऐसे सोनेट जो मैरिज से रिलेटेड होते हैं उनको एपिथैल्मियान बोलते हैं। अब ध्यान देना है कि ये जो है इन्होंने किसको, इनकी जो लवर थी कौन थी भाई, तो इनकी लवर का नाम है लेडी रिच। ठीक है। जिसको इन्होंने जो है वो किया है। ठीक है। ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नहीं ये 1580 राजकुमार जी जो वहां लिखा है मतलब ये कि इस समय से लिखना शुरू किया था इस पर्टिकुलर टाइम के आसपास में। अभी वो भी मैं दिखा रहा हूँ चपरा में। अब फिर आते हैं एडमंड स्पेंसर की बात करते हैं एमारोटी। ठीक है। तो अमेरोटी की जो बात करते हैं इसमें टोटल कितने सोनेट है भैया 88 सोनेट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसमें भी लास्ट में एपिथेलमियान आया हुआ है। आगे बात करते हैं सैमुअल डेनियल का, इन्होंने डेलिया लिखा, इसमें 50 सोनेट्स हैं। माइकल ड्रेटन साहब अभी हम लोगों ने देखा था, इन्होंने टोटल कितना लिखा 64 सोनेट। ठीक है। इनकी लवर का नाम क्या है फोब। ठीक है। और बाद में इसी सोनेट को जो लेट आइडियाज मिरर है बाद में इन्होंने इसको नाम दे दिया था आइडिया। ठीक है। और फिर उसके बाद इन्होंने उसमें भी सोनेट लिखे 73, रीवर्कड किया उसमें, तो उसमें 73 टोटल हो गया था। ठीक है। और भी शेक्सपियर साहब का आपने देख ही लिया है। फिर और बढ़ते हैं, ये ऊपर के चार बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो शुरू के, फिलिप सिडनी, स्पेंसर और आपके डैनियल ड्रेटन, ये चार बड़े इंपॉर्टेंट है। उसमें दो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार अलग अलग एग्जाम में आते हैं तो आपको याद करना है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ सोनेट सीक्वेंस जो आपके बुक में दिया हुआ है, उसमें उनके नाम जान लेते हैं जो बड़े राइटर हैं।
ठीक है, इसमें कोई राइटर बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नहीं दिख रहा है। इस वाले में, दूसरे वाले में आते हैं, ये जो सीक्वेंस ये लेटर वाले हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हैं। जैसे एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, ये आपके एम एच अब्राहम की बुक में दिया हुआ है। इन्होंने लिखा था सोनेट्स फ्रॉम द पुर्तगीज, बहुत ही फेमस ये इनका सोनेट सीक्वेंस है, और उस समय बड़ा पॉपुलर हुआ था एलिजाबेथन आपके विक्टोरियन एज में। टोटल इसमें कितने सोनेट हैं? 44 सोनेट्स हैं। ये 1850 में पब्लिश हुआ था। और ये इन्होंने अपने मेल लव को जो है वो किया था। काफी दिनों बाद हमें दिख रहा है कि कोई लेडी लव जो है अपने मेल लव को जो लिख रही है, रॉबर्ट ब्राउनिंग साहब। तो ये है, ध्यान रखना, रॉबर्ट ब्राउनिंग साहब भी बहुत बड़े राइटर थे। तो 44 सॉनेट जो है इन्होंने, ये लोग गए थे हनीमून पे पुर्तगीज में, और वहाँ हनीमून मनाया, और फिर उसके बाद उस पर सॉनेट्स लिखा। आते हैं भाई, दाते गैब्रियल रोजेटी साहब हैं। इनका बहुत ही फेमस है द हाउस ऑफ लाइफ, इसमें इन्होंने टोटल 101 सॉनेट्स लिखा है। जॉर्ज मेरेडिथ साहब का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एम एच अब्राम में दिया हुआ है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि टोटल 16 लाइन का इसमें जो इन्होंने सॉनेट्स लिखा है ना, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है कि उस सॉनेटियर का नाम बताइए जो भैया 16 लाइन में सॉनेट लिखता है। कितने लाइन में? 16 लाइन में सोनेट लिखता है। तो कौन है भैया? वो है आपके जॉर्ज मेरेडिथ साहब, और उस सोनेट सीक्वेंस का नाम है मॉडर्न लव। फिर ये जो विंसेंट मिले साहब का नाम भी आपने देखा था वहां पे एम एच अब्राम में। इनके जो सोनेट सीक्वेंस का नाम है सोनेट्स फ्रॉम एन अनग्राफ्टेड ट्री, और इसमें इन्होंने टोटल 17 सोनेट लिखा है। ठीक है। और ये देखो द लास्ट लाइन ऑफ ईच सोनेट, ये काफी देखो, जो अलग सी बात होती है उसको ध्यान देना है। इनके हर सोनेट का जो अंतिम लाइन था वो हेप्टामीटर, ठीक है, हेप्टामीटर में था वो। ठीक है। तो इसका मतलब जो है सेवन ये यूज कर रहे हैं। सेवन वहां पे जो है आपका कोई एक पर्टिकुलर जो है मीटर आ रहा होगा, आयम आ रहा है, तो सेवन जैसे हेक्जा वहां पे था, और यहाँ पे हेप्टा हो गया, यानी 14 सिलेबल हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि ये बताओ कि 14 सिलेबल या हेप्टा मीटर में जो है कौन सा ऐसा सोनेटियर है जिसकी लास्ट लाइन हेप्टा मीटर में है। तो ये भैया हैं विंसेंट मिले साहब, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब इन लोग को आप छोड़ सकते हैं, और कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतने लोग को कम से कम आप याद रखें जितने का मैंने शुरू के चार, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, बिल्कुल स्मिता भेज दिया है, ये भेज दिया है। आप लोग को फिलहाल उसमें भी शेयर कर देंगे। लिख नहीं सकते क्योंकि मैं बहुत तेजी से पढ़ा रहा हूँ, तो लिखने की थोड़ी दिक्कत रहेगी। आप लोग इसे नोट कर लेना, भेज दिया जाएगा। फिर आगे ध्यान दो, अब शेक्सपियर जो एम एच अब्राहम साहब हैं इनको भी एक बार रीड कर लेते हैं, कहीं कुछ छूटा तो नहीं है, वहां तो हम चले गए। यहाँ ध्यान दो, तो ये जो सिडनी साहब हैं स्टाफल एंड स्टेला, ये इनकी कंपोजिशन डेट लिखी हुई है, जैसा कि राजकुमार जी ने मेंशन किया था। और स्पेंसर साहब जो हैं ये अमेरोटी लिखते हैं 1595 में। फिर और सोनेट सीक्वेंस के नाम याद रखना, जैसे वर्ड्सवर्थ साहब का सोनेट सीक्वेंस है द रिवर डडन, बहुत इंपॉर्टेंट है रिवर डडन। अभी आपको वर्ड्सवर्थ साहब का एक और सोनेट सीक्वेंस है, अभी हम आपको दिखाएंगे पेग्विन में। आप सभी को पता होना चाहिए इक्लेसियास्टिकल सोनेट्स लिखते हैं वर्ड्सवर्थ साहब, तो रिवर डडन भी है, इक्लास्टिकल सोनेट भी है। डीजी रोजेटी साहब का हमने देख ही लिया, हाउस ऑफ लाइफ। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का हमने देख ही लिया, सोनेट फ्रॉम पुर्तगीज। तो जो जो यहाँ पे था वो सब वहाँ डिटेल में हमने दिखा दिया। अमेरिकन पोएट हैं, ठीक है, लियोनार्ड, इनका है, ये नहीं था वहाँ पे, ये याद कर लो। कितने हैं इनके सोनेट सीक्वेंस का नाम है टू लाइफ्स। तो बस इनका नाम याद कर लो, इनके सोनेट सीक्वेंस ध्यान कर लो आप। हाँ बिल्कुल, मैंने बायोग्राफी के समय बताया था, लेकिन यहाँ भी आ रहा है तो यहाँ भी कनेक्ट करना है। डायलन थॉमस साहब का वहाँ पे सोनेट सीक्वेंस नहीं था, ध्यान देना है। अल्टरवाइज बाई आउल लाइट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें टोटल सीक्वेंस ऑफ 10 सोनेट्स हैं दैट आर अब्स्ट्रूस मेडिटेशन ऑन द पोएट्स ओन लाइफ। पोएट्स के खुद के लाइफ पे जो है बहुत ही अलग प्रकार से जो है मेडिटेशन आपको देखने को मिलता है। तो ये एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है कि इन विच सोनेट sequence we find a obtuse meditation on the poet's own life, written by डायलन थॉमस। नाम भी लिख के आ सकता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। जॉर्ज मेरिडिथ साहब आपका मैंने बता ही दिया, मॉडर्न लव है इनका। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है भैया? ये 16 लाइन्स जो है इसमें है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और कुछ है तो और आपको बस ये सब कुछ नहीं, ये सब छोड़ दो, अब इसमें कुछ नहीं देखना है आपको। अब आ जाते हैं एक और आपके पेगमिन पे, थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पेगमिन में बहुत बढ़िया से दिया है, तो आप सभी को जानना चाहिए भाई। पेगविन वाले में बहुत ही डीपर लेवल पे सारी चीज़ों को दिया है।
मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, शायद आप लोगों को क्लियरली दिख रहा हो। आप लोग सभी बताएं कि क्या विजिबल है आप सभी को जो पीडीएफ है, इज इट विजिबल टू एवरीवन? देखो आपके एग्जाम में जो लाइन आती है वो हमेशा पेंगुइन से आती है, सीधे सीधे लिखा हुआ है द सोनेट केम इनटू इंग्लिश लैंग्वेज वाया सर थॉमस यार्ड एंड द अर्ल ऑफ सरे लेट इन द 16th लाइन। ठीक है, तो सीधे सीधे ये लाइन आपके एग्जाम में अक्सर आता है। ये लाइन यहाँ पे दी है। मैं बार बार कहता हूँ, मैं एम एच अब्राहम के अलावा दूसरी बुक हमेशा ये रिफर करता हूँ, क्योंकि दूसरे नंबर की बुक, चूंकि ये पेगमिन पब्लिकेशन की और इसके जो राइटर हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ से एग्जैक्टली सीधे सीधे लाइन आती है। ठीक है, द फर्स्ट मेजर सोनेट साइकिल वाज अस्टाफल एंड स्टेला रिटन बाय फिलिप सिडनी। ठीक है, प्रिंटेड इन 1591। यहाँ क्लियरली देख सकते हैं राजकुमार जी, प्रिंटिंग डेट भी दिया हुआ है, ये राइटिंग डेट भी है जो उसमें था, यहाँ प्रिंटिंग डेट भी दिया हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें और एक महत्वपूर्ण दिया है, मैंने कहा ना शेक्सपियर तो आधा आप लोग हमारे साथ ही पढ़ लोगे यही लिटरेरी टर्म में ही। शेक्सपियर साहब का सोनेट क्या सीधे लिखा, द ग्रेटेस्ट सीक्वेंस ऑफ ऑल शेक्सपियर सोनेट नॉट प्रिंटेड अंटिल 1609। यानी जो शेक्सपियर साहब का सोनेट सीक्वेंस है इसको पूरी दुनिया में सबसे ग्रेटेस्ट सीक्वेंस माना गया, लेकिन ये कब तक नहीं प्रिंट हुआ था? 1609 से पहले। इसका मतलब शेक्सपियरियन सोनेट कब प्रिंट हुआ है? 1609 में। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। और कितने टोटल जो है 154 सोनेट शेक्सपियर साहब ने लिखे हैं। 94 वाला जो है सोनेट आपके सामने दे दिया है। इस सोनेट को आप लोग पढ़ लेना, पहली लाइन अंतिम लाइन, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। जब कोई इसी बुक को पढ़ रहा होगा तो इसी लाइन को पूछ सकता है। ठीक है, अंत और शुरू में। अब इसके बाद हर एज वाइज थोड़ा थोड़ा चीजें दी गई हैं, ये जानना है आपको। अर्ली इन द 17th सेंचुरी द ओक फॉर लव सोनेट आर ऑलरेडी ओवर। बेन जॉनसन, देखो बेन जॉनसन साहब नहीं लिखते थे। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है लगभग रुक गया था, फिर मिल्टन साहब ने एक तरह से इसको फिर से जीवित किया। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि ड्राइडन और ये महोदय नहीं लिखे, तो फिर बीच में बंद हो गया और फिर रोमांटिक एज से फिर से आ गया। तो अब ध्यान देना है कि वही बता रहा है कि जॉनसन वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द फॉर्म। बेन जॉनसन बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे, तो इसीलिए वो बिल्कुल लिखते नहीं हैं। फिर जैकोबियन और कैरोलिन पीरियड में जो है सोनेट ने लगभग जो है नहीं लिखा गया। तो ये भी आपके दिमाग में रखना है। जैसे एक तो मैंने आपको नियो क्लासिकल पीरियड बताया जहां सोनेट नहीं लिखा गया, और फिर आपको जैकोबियन और कैरोलिन यदि पीरियड बोला जाए तो यहाँ भी सोनेट नहीं लिखा गया है। अब आपसे पूछा जाए, बताओ जैकोबिन पीरियड किस पीरियड को बोलते हैं? तो जो जेम्स वन का शासन था उसको जैकोबिन पीरियड बोलते हैं। और ये कब से कब तक है? 1603 से लेकर 1625 तक। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर पूछा जाए कैरोलिन पीरियड, तो कैरोलिन पीरियड क्या है भैया? कैरोलिन पीरियड जो है चार्ल्स वन के शासन काल को हम बोलते हैं कैरोलिन पीरियड। और ये पीरियड कब से है? 1625 से लेकर 1649 तक, जब तक वो मरा नहीं था, उसको फांसी नहीं दी गई थी। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस पर्टिकुलर टाइम में भी सोनेट सीक्वेंस नहीं लिखा गया है। ठीक है, जो थोड़ा बहुत लिखने वाले हैं मिल्टन साहब, वो इसके बाद ही लिखते हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत दिखता है वो बस मिल्टन जी का दिखता है, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। चलो अब आते हैं 19th सेंचुरी में। आपके सॉरी, हाउवर्ड डन डिड नॉट डिड राइट 19, ये केवल 19 सोनेट लिखते हैं। देखो ये भी क्लियर हो गया। जो ये हॉली सोनेट्स लिखते हैं टोटल 19 लिखते हैं, तो ये महोदय साहब कुछ लिखते हैं। फिर मिल्टन साहब पे आ जाते हैं। मिल्टन साहब ने सोनेट को रिवाइव किया, इसको लव की बाउंड्री से बाहर लेके आए, और सोनेट फॉर्म में भी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया। और इन्होंने जो दो फेमस इनके सोनेट हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, टू द लॉर्ड जनरल क्रामवेल ऑन द लेट मसाकर इन पाइडमन, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद मिल्टन साहब के बाद जो है वो सोनेट लगभग लगभग 1 साल के लिए जो है 100 साल के लिए सोनेट का अस्तित्व खत्म ही रहा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यानी मिल्टन के बाद आपको फिर देखो कितना अच्छा चीज मिल रहा है यहाँ पे। मिल्टन के बाद मिल्टन साहब ने जब सोनेट लिखा तो लगभग 100 साल तक सोनेट लिखने वाला कोई भी बड़ा राइटर आपको नहीं नजर आता है। यानी नियो क्लासिकल पीरियड ठीक आ गया, और उसके बाद तक जब तक वर्ड्सवर्थ शेली ये लोग नहीं आते हैं तब तक आपको 100 सालों तक सोनेट लिखने वाले राइटर नहीं दिखाई पड़ते हैं। फिर ध्यान दे देयर, और इसीलिए वर्ड्सवर्थ वर्ड्सवर्थ साहब का एक पोएम सभी को सोनेट याद है कि नहीं? स्क्वायर नॉट, अरे स्मिता जो मैं सोच रहा हूँ लिख रही है, स्कॉर नॉट द सोनेट। आप सभी को बहुत ही फेमस याद होगा स्कॉर नॉट द सोनेट।
मैंने कितना बढ़िया से पढ़ाया था, अगर आप मेरे लेक्चर को देख लें टीजीटी के तो आप भूलेंगे नहीं। वहाँ मैंने सोनेट की पूरी हिस्ट्री बता दी थी, और मैंने आपको बताया था कि वर्ड्सवर्थ साहब किस प्रकार लोग को लताड़ लगाते हैं कि भैया इस सोनेट इतना अच्छा फॉर्म है, क्या हो गया है तुम लोग को, पोएट्स को सबको, कि सोनेट से नफरत करने लगे। शायद आप भूल गए हैं कि सोनेट दुनिया के जितने भी महत्वपूर्ण, दुनिया के सबसे बड़े बड़े राइटर रहे हैं, उन्होंने सोनेट लिखा है। ठीक है, और उसी सोनेट को तुम नफरत कर रहे हो, तुम्हारी औकात क्या है इन बड़े बड़े पोएट्स के सामने। और फिर वर्ड्सवर्थ सोनेट को लिखना शुरू करते हैं। फिर ढेर सारे राइटर, आप वर्ड्सवर्थ, कीट्स, शेली, ठीक है, बाल्डेयर, ये सब जो है बहुत बढ़िया बढ़िया सोनेट लिखते हैं। अब वर्ड्सवर्थ के कुछ सोनेट की बात करते हैं जो फेमस सोनेट आपके एग्जाम में आ सकते हो। आपका टीजीटी का सिलेबस आधा यही हो जा रहा है भाई। टीजीटी जैसे वर्ड्सवर्थ के कुछ सोनेट देखो, कंपोज अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, ये वर्ड्सवर्थ का सोनेट है। अभी अगर मैं पूछ दूं तो आधे बच्चे को ये नहीं ये पता होगा कि सोनेट मतलब, लोगों को याद नहीं रहता, क्योंकि वर्ड्सवर्थ साहब के पोयम में सोनेट भी है, लिरिक भी है, अलग अलग है, तो लोगों को याद नहीं रहता। आपको याद रखना है, सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन मिल रहा है। कंपोज अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज एक सोनेट है। वेस्ट सितंबर सितंबर 3 1802 सोनेट है। टू टोसेंट, ये तो आधे को नहीं पता होगा, बोलने में भी नहीं आ रहा है। ओवर्टर। तो अब ध्यान देना कि ये जो सोनेट है, ये तो आप पूछ दे एग्जाम में तो शायद जो बच्चा इस बुक को नहीं पढ़ा होगा वो कर ही नहीं पाएगा। आधे बच्चे गलत करके आएंगे, या अंधी किसी का लग जाए तो अलग बात है। तीन बड़े फेमस फेमस सोनेट इनके दिखाया जा रहा है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, देखो यस के सर की क्लास में तो कुछ अलग मिलेगा ही है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। ऑन द एक्सटेंशन ऑफ, ये भी बहुत कम लोग को पता होगा, ऑन द एक्सटेंशन ऑफ द वेनेटियन रिपब्लिक, ये भी वर्ड्सवर्थ का सोनेट है, बड़ी फेमस। ये सारे सोनेट, आपने चार सोनेट देखे। फिर सेली साहब की बात करते हैं। सेली साहब ने दो बड़ी फेमस सोनेट लिखे हैं, ओजीमेंडियस एंड इंग्लैंड इन 1819। ये पिछली बार आपके एग्जाम का क्वेश्चन था, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इंग्लैंड इन 1819 भी बहुत कम लोग को, लोग देखेंगे तो सोचेंगे ये कोई नॉन फिक्शन का वर्क होगा, कोई ऐसे होगा, लेकिन वास्तव में ये सोनेट है। कितनी इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिल रही, यही है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जो पीजीटी वाले बच्चे हैं उनको बहुत हेल्प हो रहा होगा इस लेक्चर से। आगे बढ़ते हैं, विक्टोरियन पीरियड में जाते हैं। पीरियड वाइज कितना बढ़िया से दिया है, इसमें पोएट्स ने फिर से रीस्टैब्लिश किया सोनेट को, और फिर से लव सीक्वेंस पे सोनेट लिखे जाने लगे, जिसमें एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का आपने देख ही लिया। इन्होंने 1847 से 50 तक में सोनेट्स अपने लिखे थे। क्रिस्टीना रोजेटी साहब जो हैं, अब देखो ये सोनेट सीक्वेंस अभी तक हमने नहीं देखा था। क्रिस्टीना रोजोटी जो हैं, हमने दूसरे का देखा, गैब्रियल रोजोटी का देखा हमने। ठीक है, लेकिन ये क्रिस्टोना रोजोटी बहुत बेहतरीन सोनेट है भाई। मन्ना इन्नोमिनेटा, याद रख लेना, ये सॉन्ग लिखा इनके भैया साहब हैं, इनका भी हमने दो दो बार पढ़ लिया है, द हाउस ऑफ लाइफ। ठीक है, ये इनके भाई साहब हैं, इनकी बहन जी का भी याद कर लेना, मोना, मोना इन्नोमिनाटा। फिर आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत ही शानदार इन लोगों ने सोनेट लिखा है भाई। 20वीं सेंचुरी पे चलते हैं और फिर देखते हैं कुछ अलग मिल जाए तो भाई आपके काम हो जाएगा, कहीं कुछ अलग पूछ गया तो एग्जाम में। 20वीं सेंचुरी पे आते हैं और इन देखते हैं भाई एम एच अब्राहम से अलग क्या है। तो रॉबर्ट फ्रोस्ट साहब लिखते हैं, देखो एक और नाम मिल गया, जॉन, ठीक है, क्रो रैंसम। ये न्यू लिटरेचर में बोल रहा हूँ, न्यू क्रिटिसिज्म के बहुत बड़े क्रिटिक थे। ये भी ध्यान रखना आप। अक्सर कहा जाता है कि न्यू क्रिटिसिज्म को जो है शुरुआत करने वाले जो है बड़े राइटर, बड़े क्रिटिक ही माने जाते हैं। ठीक है, तो एक तो इनका नाम याद रखना कि न्यू क्रिटिसिज्म से कनेक्टेड है। दूसरा ये है कि ये सोनेट भी लिखते हैं। ठीक है, W H ऑडेन साहब देख लिए, तो इन लोगों ने बहुत शानदार सोनेट्स लिखे हैं 20वीं सेंचुरी में। फिर डायलन थॉमस का नाम आपने वहाँ भी पढ़ा था, लेकिन जॉर्ज बार्कर का नहीं पढ़ा था, ये भी लिखते हैं सोनेट। और इसके अलावा रॉबर्ट लावेल साहब हैं, इनके सोनेट सीक्वेंस का नाम भी दिया हुआ है द डॉल्फिन। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता कि द डॉल्फिन सोनेट सीक्वेंस कितने लिखा है, तो 90% बच्चे नहीं करके आ पाएंगे। रीजन ये कि उन्होंने पेगविन डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म पढ़ाई नहीं। टू अदर डिस्टिंग्विश मॉडर्न पोएट्स जो हैं, एक हैं जॉफरी हिल और एक हैं सीमस हिनी। ये भी बहुत बड़े राइटर हैं, दोनों का नाम हमने एम एच अब्राहम में नहीं पढ़ा, और ये लोग भी सोनेट सीक्वेंस लिखते हैं। फिर उसके बाद से जो है 1970s में एक राइटर है जिनका नाम है टोरी होरिसन, ये भी लिखते हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग सोनेटियर के रूप में हमारे सामने नजर आते हैं। तो यहाँ जिन लोग का नाम लिखा है वो बड़े राइटर हैं भाई, तो इनका नाम आपको याद रखना है। इस तरह से ड्यूरिंग ओवर 700 ईयर्स
द नैरो रूम ऑफ द सोनेट हैज बीन अडॉप्टेड टू अ रिमार्केबल वैरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंट इन डेवलपमेंट। तो वही कह रहा है कि भैया खाली 14 लाइन में आपको पूरी बात करनी है, लेकिन बहुत अलग अलग वैरायटी में अलग अलग एक्सपेरिमेंट होते हुए अलग अलग थीम पे सोनेट को लिखा गया। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल ऑफ ऑल मॉडर्न एक्सपेरिमेंट। अब ये एक्सपेरिमेंट की बात हो रही कि जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं उसमें एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट, एक इंडियन राइटर, बताओ इंडियन राइटर भी बड़े फेमस हैं कुछ। ठीक है, एक इंडियन राइटर जो अमेरिका में रहते हैं जिनका नाम है विक्रम सेठ, इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन सोनेट सीक्वेंस लिखा है, द गोल्डन गेट। बहुत ही फेमस है, ये बहुत ही फेमस है वर्क इनका। और इसमें भी ये बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, इंडियन राइटर हैं, इसलिए आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा एक बुक का नाम आपको याद रखना है, द पेग्विन बुक ऑफ सोनेट। इसमें क्या है, 500 ईयर्स ऑफ क्लासिक ट्रेडिशन इन इंग्लिश, ये 2001 में आया था। इसको एडिट किया है फिलिप लेविन ने, और ये लगभग 600 सोनेट्स को इसमें रखा हुआ है इसमें। और कब से, थॉमस यार्ड साहब जो पहले इंग्लिश सोनेटियर थे, उनसे लेकर 20वीं सेंचुरी तक के जितने भी पोएट हैं, उनके जितने भी फेमस फेमस सोनेट्स हैं, उनका पूरा कलेक्शन आपको इस बुक में देखने को मिलता है। और विक्रम सेठ का तो नाम आपको भूलना ही नहीं है। इसी के साथ आज के लेक्चर को हम एंड करते हैं। आई होप कि आप सभी को आनंद आया होगा। एक बार भाई बता दो कि आनंद आया कि नहीं आया। इतनी ढेर सारी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर मैं आया, अलग अलग बुक से लेके आया, अलग अलग जगहों से। क्या आप लोग को सारी चीज़ें आ रही थी? अगर आ रही है तब तो भाई मेरा पढ़ाना कोई बहुत आपको मज़ा नहीं आएगा, लेकिन अगर वास्तव में आपने कुछ सीखा होगा तो आपको निश्चित रूप से, अगर आपको नई चीज़ें मिली हैं तो आनंद आया होगा। और ये जो आपको टर्म, ये भी एम एच अब्राहम में नहीं दिया था, ये जो इटालियन सोनेट है, जो आपका टर्म है वो इटालियन सोनेटो से लिया गया है, और जिसका मतलब होता है लिटिल साउंड या सॉन्ग। अच्छा, बहुत सी न्यू चीज़ें पता चली। चलिए भाई, अगर आप लोग ऐसे बोल रहे हैं तब फिर मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरा प्रयास सफल रहा आप सभी के लिए। देखिए, यही तो मेरी विशेषता है चंचल जी। महात्मा गांधी जी कहते थे कि जो मैं आज हूँ कल नहीं रहूँगा। तो मैं कुछ उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करता हूँ कि मैं हर बार जब कुछ लेके आऊँ, अगर वही चीज़ भी लेके आऊँगा तो उसमें आपको नया मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैं हर बार पढ़ता रहता हूँ, अध्ययन करता रहता हूँ और सोचता रहता हूँ कि कहाँ से कुछ बेहतर और आपके लिए लाया जाए। और इसी प्रयास में आप लोग सभी को बेहतर लाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये आप सभी का प्यार है, आप लोग ऐसे अपना प्यार बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ते रहें, हम आपको बेहतरीन चीज़ें लाकर देते रहेंगे। चलिए ठीक है, 1 मिनट। ये क्या? अच्छा, दूसरी बात, एक बात और मैंने आप सभी से कहा था कि प्लीज़ आप लोग जो है, ग्रामर वाले बैच में आप सभी की हेल्प की बहुत ज़रूरत है। और उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लीज़ आप लोग लेके आएँ, क्योंकि वो मैं बैच बार बार कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ इतने कम प्राइस इसलिए रखा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि एक कोई ऐसा माध्यम बने जिसके माध्यम से हम लोगों के बीच में जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फैलें। ठीक है, तो इसलिए जो है, आप सभी का हेल्प रहेगा तभी हम एक्सपेंड कर पाएंगे। और आप सभी के हेल्प के बिना, चूंकि हमारा परिवार आप ही लोग हैं, तो आपके बिना तो हम एक्सपेंड कर ही नहीं सकते। और सबसे लायल, सबसे फेथफुल अगर कहा जाए कि जो मेंबर हैं हमारी कोचिंग के, वो आप ही लोग हैं, क्योंकि इस बैच में केवल उन्हीं लोगों ने एडमिशन लिया है जो वास्तव में एस के सर को उनकी क्वालिटीज़ के लिए जानते हैं। अदरवाइज तो दूसरे लोग जो है ये सोचते रहे, अरे हम क्यों जाएं, क्या नया सीखेंगे। लेकिन आप सभी एक विश्वास, एक फेथ के साथ आए हैं। और मैं फिर आप सभी से एक फिर से पूछूंगा कि ये बताओ, अब तक हमारी टोटल 3 या 4 लेक्चर हुई हैं, और आप ये बताओ कि उन 3 या 4 लेक्चर में आपका जो विश्वास था, जिसके लिए आपने हमें 1500 रुपये दिए थे, उसमें आपको लग रहा है कि यस, वो आपके पैसे अदा हो रहे हैं, आपका पैसा आपको इस बैच का ज्वाइन करना सफल रहा? ये आपको बताना है। चलिए सही है, फिर मिलते हैं आप सभी से। आप सभी के लिए एक और खुशखबरी है। खुशखबरी ये है
कि अभी एक नया रेजुलेशन आया है यूजीसी के द्वारा, और उसमें ये है कि उसमें ये कहा जा रहा है कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि बीच में ये हटा दिया गया था 2018 में, लेकिन अब एकदम क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि आप नेट का एग्ज़ाम पास करें, या अपने राज्य में एक सेट का भी एग्ज़ाम होता है, किसी भी स्टेट में एक सेट का भी एग्ज़ाम होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसको भी वो बहुत कठिन नहीं होता है, नेट से थोड़ा आसानी होता है। आप किसी भी प्रकार की इन परीक्षाओं को पास कर लें, आप प्रोफेसर बन सकते हैं बहुत आसानी से। और आप सभी को मैं ये भी बता दूं कि ये जो मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, ये आपके प्रोफेसर बनने की राह का एक बहुत बड़ा जो है पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि ये जिस डीप लेवल पे मैं पढ़ा रहा हूँ, अब आज से लेके आप किसी भी प्रकार के पूरे भारत में एग्जाम को दे लें, आप आसानी से एग्जाम को निकाल सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आप करोगे, और ये एम एच अब्राहम और जितने ये टर्म मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस डीपर लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, आप मान के चलना कि कोई भी परीक्षा आप पूरे भारत में देने जाओ, अगर वो लिटरेचर से रिलेटेड है, तो आप मान के चलो कि लगभग 50% क्वेश्चन आपके सिर्फ इसी बुक से आने वाले हैं, 40 to 50% क्वेश्चन। बाकी 50% के लिए आपको काम करना है। ठीक है, तो आप सभी में से मेरा रिक्वेस्ट है कि जितने लोग जीवन में प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उन सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग प्लीज़ एमए जरूर कर लें। अगर एमए कर लेंगे, जिन लोगों का एमए नहीं है, तो उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग साइड से एमए कर लें, और अगर कोई किसी का एमए में कहीं ना एडमिशन हो तो मुझसे बताना, मैं आपको एमए करवा दूंगा। बस बता दूंगा कि कहाँ से करना है, रास्ते बता दूंगा। एमए बहुत आसानी से, जैसे आप सभी को पता है राजर्षि टंडन है, इग्नू है, अगर इग्नू दिक्कत आ रही है तो राजर्षि टंडन से कर लें, या और भी ढेर सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्राइवेट करवाती हैं, कॉलेज हैं जो प्राइवेट करवाते हैं। बस आपको एक बार परीक्षा देने जाना है, और आप बस 60% के आसपास आपका नंबर आ जाए, ठीक है, आप हो जाओगे। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एमए कर लो, प्रोफेसर आप सभी को देर सवेर में बना ही दूंगा। नेट क्लियर कर लेंगे, बिल्कुल परेशान ना हो। 50% चाहिए, 55% एमए में। ठीक है, 55% चाहे जिस कैटेगरी को, कोशिश करें 55% का टारगेट। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी आप लोग के हेल्प के लिए तो मैं हमेशा हूँ। सभी को गुड नाइट, मिलते हैं अगली क्लास में विद न्यू लेक्चर।